हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी अपने एग्रीकल्चर के अंतर्गत नई नई अपडेट वगैरह होती है, वो भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने बात कर रहे थे, अपनी सीरीज़ चल रही है जो 2022 एंड 23 सुपरवाइज़र को लेकर। तो अपन जो अब आज से जो भी क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे, वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। जैसे कि आज एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हो गया, प्लस कुछ फील्ड मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद में क्रॉप वाइज हो गए, फिर ड्रेनेज के हो गए, या फिर मैं बात करूँ इरिगेशन के हो गए, या फिर सीड के हो गए। तो ऐसे पर्टिकुलर अपन टॉपिक वाइज अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक आपकी तैयारी है उसको एक नई दिशा मिल पाएगी। उसके साथ साथ ही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपके 99% क्वेश्चन एग्रीकल्चर के इसी सीरीज से आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो शब्द का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने पता ही होगा कि जैसे एग्रीकल्चर हो गई तो एगार प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। तो एगार का मतलब क्या होता है, जैसे मृदा हो गई, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना या कल्टीवेशन करना। तो ऐसे ही इसके अंतर्गत अर्थ पूछा गया है ना। तो एग्रोस होता है, उसका अर्थ क्या होगा, मृदा होगी, खेती होगी, या खेती या भूमि होगी, या प्रबंधन होगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका एग्रोस का अर्थ क्या होता है। तो एग्रो का मतलब क्या होता है, या एग्रोस कई जगह देखने को मिलता है, एग्रो भी लिख देते हैं कई बार। तो एग्रोस का मतलब होता है खेत या फील्ड होता है ना, फील्ड या भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्ड नंबर है। तो कई बार एग्रो भी लिखा होता है ना, एग्रोनॉमी बनता है एग्रो प्लस नोमस, है ना। तो एग्रो का मतलब क्या होता है, खेत या फील्ड, है ना। तो खेत या भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ मर्दा, मर्दा कौन सा है, लैटिन वर्ड हो जाएगा। खेती का अपने पास में ऑप्शन नहीं है कि खेती करना, तो कल्टीवेशन हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा कि प्रबंधन, अपन प्रबंधन कर नहीं रहे हैं। तो चारों ऑप्शनों को देखकर भी अगर आप राइट आंसर का आंसर दोगे तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या आता है कि सस्य विज्ञान के जनक हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जो सस्य विज्ञान है आपकी, सस्य विज्ञान मतलब कि एग्रोनॉमी, है ना। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के फादर कौन है, जनक कौन है। तो जेंथ्रो टूल है, आर्नोन है, पीटर डिक्रेंजी है, या लिबिग है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो क्या होगा, आप लोगों को पता ही है कि जो फादर ऑफ सस्य विज्ञान, या फिर मैं बोलूँ कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, पीटर डिक्रेसेंजी को कहा जाता है ना। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। और आर्नोन कौन थे, जो पोषक तत्व बताया था, आर्नोन स्टाउट, दोनों ने मिलकर क्या हुआ है कि पोषक तत्व बताए थे। और जेंथ्रो टूल है, वो जेंथ्रो टूल कौन हो जाएंगे आपके, जो टिलेज हैं। तो टिलेज के फादर किसे कहा जाता है, जेंथ्रो टूल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, नहीं क्या, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक ना एक अदर पूछ लिया ही जाता है इनसे रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ कि आधुनिक सस्य विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो जेंथ्रो टूल होगा, आर्नोन होगा, पीटर डी क्रेंजी होगा, या लिबिक होगा। तो इसका राइट आंसर आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेंथ्रो टूल। तो जेंथ्रो टूल को फादर ऑफ किसका कहा जाता है, टिलेज का, है ना। फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आधुनिक सस्य विज्ञान है, आधुनिक यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसके फादर भी किसे माना जाता है, जेंथ्रो टूल को। अगर इसके साथ साथ ही मैं एक दो और टर्म आप लोगों को बताऊँ, तो आप लोगों को पता ही होगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन सा हुआ, पीटर डी क्रेसेंजी हो गया। अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी के कौन होंगे, डॉक्टर या वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव आपके क्या होंगे, फादर ऑफ पेडोलॉजी के। इसके साथ साथ ही जो मृदा विज्ञान के फादर हैं या जनक है मृदा विज्ञान के भी कौन होंगे, वीवी डोकुचेव। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, है ना, या सुनहरी क्रांति के पितामह किसे कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर के एल चड्डा, है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मैंने बताया कि जेंथ्रो टूल है वो कौन है, फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है इसे, और मॉडर्न फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही जो आपके फादर ऑफ टिलेज अपने जेंथ्रो टूल को कहेंगे ही। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है आपके टिलेज से कि जो आपका फादर ऑफ जीरो टिलेज है ना, जीरो टिलेज किसे कहते हैं, तो जीबी ट्रिपलेट, है ना। जीबी ट्रिपलेट जो फादर ऑफ जीरो टिलेज, जिससे कि अपन ने जो टिलेज वाला वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत अपन ने सभी इसके जो भी फादर वगैरह थे इनके कंसर्ट वहाँ पे अपन ने कर ली थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपके, जैसे कि लिबिक का नाम आ रहा है, तो लिबिक कौन थे आपके, जो कृषि रसायन है ना, कृषि रसायन के पितामह।
या एग्रो केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है, किसको? लिबिक को। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चारों साइंटिस्ट समझ में आ गए होंगे कि किसके पितामह किसके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी एक आसान सी, कि जिसके पीछे कल्चरा लगा होता है तो एल आ रहा है ना, तो एल से लैटिन वर्ड आप याद रखना, है ना। कल्चरा से एल, एल से क्या? लैटिन वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन वर्ड। अगर मैं बात करूँ एंगल भाषा से, एंगल नहीं है, ये एंग्लो सैक्सन था, ये जो टाइपिंग एरर है। एंग्लो सैक्सन भाषा का कौन सा आ जाएगा? आपका टिलेज या भूपरिष्करण वर्ड आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा? एंग्लो सैक्सन का। अगर मैं बात करूँ ग्रीक वर्ड की, तो ग्रीक वर्ड के अंतर्गत आपका कौन सा आ जाएगा? जिसके पीछे लॉजी लगा होता है ना, वो ग्रीक वर्ड आ जाएगा। जैसे कि एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, इसके साथ साथ ही और किसके अंतर्गत, जिसके पीछे भी आपको लॉजी दिखता है, या एग्रोनोमी, तो नोमी है उसके अंदर भी क्या हो जाएगा? आपका ग्रीक वर्ड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एक अपवाद की, तो पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी को देखते ही पीछे लॉजी आ रहा है तो आप ग्रीक ना समझे, तो ये लेटिन प्लस ग्रीक, तो पोमम तो लेटिन वर्ड है और लॉजी ग्रीक वर्ड है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि पोमोलॉजी है वो दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से? ग्रीक एंड लेटिन से। और अगर आप लोगों को सीधा ही दिया जाए कि हाँ भाई साहब पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, और अलग अलग ऑप्शन आए, ग्रीक, लेटिन, एंग्लो सक्सन और XYZ जो भी, तो उसके अंतर्गत आपको ग्रीक चूज़ करना है ना, ग्रीक चूज़ करना है। अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन अलग अलग आए तो आपको ग्रीक चूज़ करना है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ के अंदर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, केल्विन चक्र संबंधित है। तो केल्विन चक्र चलता है पौधों के अंदर, चलता ही आपने अगर फिजियोलॉजी पढ़ा हो तो, है ना। तो फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये केल्विन चक्र किससे संबंधित होता है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, वाष्पोत्सर्जन से, या स्थानांतरण से। तो आई होप सभी लोगों को पता होगा कि जो केल्विन चक्र चलता है वो प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, है ना। तो केल्विन चक्र कब चलता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कि पौधे जिनमें फूल आना व फलना प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है उन्हें कहते हैं। तो अगर सपोज करो कि आपके पास में कोई पौधा है, तो उसके फूल आ रहे हैं या फल बन रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रकाश मायने नहीं रखता, कितना भी प्रकाश हो, है ना, और चाहे कम हो ज़्यादा हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, है ना। तो ये सीधी सी डेफिनेशन दे के पूछ लिया है, तो उसे कहेंगे अल्प प्रकाशीय, या फिर दीर्घ प्रकाशीय, या दीर्घ रात्रिकालीन, या दिन उदासीन। तो अब क्या हो जाएगा? अल्प का मतलब क्या होता है ना, तो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। दीर्घ का क्या होगा आपका? शो अल्प का क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट। ये दीर्घ का क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट, या फिर लॉन्ग नाइट, या फिर डे न्यूट्रल, है ना, दिन उदासीन, डे न्यूट्रल। तो इन्हें क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है, या दिन उदासीनी पौधा या पादप कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे आएगा आगे, तो उसके अंतर्गत अपन लॉन्ग डे, शॉर्ट डे सबकी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेपियर ग्रास होती है, जैसे कि हाथी घास भी कहा जाता है, तो कैसी चारे वाली फसल है? तो ये चारे वाली फसल होती है नेपियर ग्रास, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो एक वर्षीय होती है, द्विवर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होता है कि जो नेपियर ग्रास है वो क्या होती है? एक बहुवर्षीय होती है, जो चारे वाली फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है और वसा भी होती है? तो मैं बात करूँ, नारियल होता है, मूंगफली होता है, सोयाबीन होता है, या सूरजमुखी होता है? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि सर्वाधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? सोयाबीन के अंदर, ऑलमोस्ट 42% के अंतर्गत, और 20% के लगभग इसके अंतर्गत ऑयल कंटेंट भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो क्या हो जाएगा आपका? सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर अच्छा प्रोटीन एंड वसा का दोनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, नाइजर एक फसल है, तो नाइजर कौन सी फसल को कहा जाता है? तो दलहनी फसलों को, तिलहनी, रेशे वाली, या अन्न वाली फसलों को? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो तिल वाली फसलें होती हैं ना, तिलहन वाली, तेल वाली फसलें, उन्हें क्या कहा जाता है? कि नाइजर एक फसल होती है, वो क्या होती है? तिलहनी फसल होती है, तेल वाली फसल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, C3 पौधे का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा प्लांट C3 प्लांट होता है? तो गन्ना होगा, मक्का होगा, चौलाई होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर, अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है गन्ना क्या है? C4 प्लांट, और मक्का भी क्या है? C4 प्लांट होता है, और आपके सामने चौलाई भी क्या होती है? C4 प्लांट। और ये इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? कोई नहीं, क्योंकि C3 प्लांट इनमें से कोई सा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अलसी किस
फैमिली से संबंधित है। तो अलसी आपका अलसी है तो वो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लिलिएसी, ऑप्शन नंबर 2 है लिनिएसी, ऑप्शन नंबर 3 है पेडालिएसी, ऑप्शन नंबर 4 है टिली टिलिएसी। तो आई होप कि सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? लिनिएसी। लिनिएसी के अंतर्गत कौन सी फसल आती है आपकी? जो अलसी होती है ना वो कौन सी फैमिली से बिलोंग रखती है? लिनिएसी से रिलेटेड होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो पेडालिएसी है तो पेडालिएसी के अंतर्गत कौन सा आता है? जो तिल होती है आपकी, है ना, तिल तिल वाली क्रॉप होती है तो तिल की फैमिली कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? जो पेडालिएसी है उसकी क्या हो जाएगी? तिल की क्रॉप हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं फिर वापस। निम्न में से रेशे वाली फसल है तो इनमें से रेशे वाली फसल कौन सी है? अलसी है, सरसों है, अरहर है या तिल है? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अलसी होती है ना, अलसी क्या होती है? रेशे प्राप्त किए जाते हैं अलसी से। तो सरसों से किए नहीं जाते, अरहर से भी नहीं किए जाते, तिल से भी नहीं किए जाते क्योंकि तिल से तेल प्राप्त किया जाता है, अरहर दाल के लिए रूप में होती है और सरसों अपने ऑयल कंटेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर अपना 1 नंबर हो जाएगा, तो अलसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से रबी की फसल नहीं है तो इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है? तो चना होगा, मटर होगा, मसूर होगा या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी पहले भी आया था तो इसका भी राइट आंसर क्या होने वाला है? आई होप सभी लोगों को पता ही होगा। चना भी अपने रबी का है, मटर भी रबी का है, मसूर की दाल होती है तो वो भी अपने रबी के अंतर्गत सोइंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, टमाटर व सूरजमुखी पूरे वर्ष भर उगाए जा सकते हैं क्योंकि ये होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही ये टर्मिनोलॉजी की पहले ही बात कर दी थी कि जो पौधे होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। तो और इसके अंतर्गत भी पूछा क्या गया है? टमाटर व सूरजमुखी की के पौधे वर्ष भर उगाए जा सकते हैं क्योंकि ये होते हैं, क्या होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी प्लांट होते हैं। और बात करूँ शॉर्ट डे प्लांट की, तो शॉर्ट डे प्लांट जनरली कौन से होते हैं? जो अपन खरीफ के अंदर शोविंग करते हैं ना वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं क्योंकि मेच्योरिटी के टाइम या फ्लोवरिंग के टाइम पे उन्हें जो प्रकाश की अवधि होती है जो कि कम मात्रा के अंतर्गत चाहिए होती है या 14 घंटे से कम की चाहिए होती है, कई बार 11 से 14 भी दी होती है, 11 से 13 भी। तो इनसे कम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग डे प्लांट की तो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत 11 से 14 से ज़्यादा, 11 से 14 घंटों से ज़्यादा की प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। फसलों का वह समूह जिसे ठंडी जलवायु तथा कम तापक्रम की आवश्यकता होती है तो ऐसी फसलों को क्या कहेंगे? कि वह समूह जिसे ठंडी जलवायु यानी कि ठंडे क्षेत्र के अंतर्गत प्लस में के अंतर्गत कम तापमान चाहिए, है ना। बात तो वही है, कम तापमान होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ठंडी ही रहेगी। तो ऐसी फसलों को क्या कहेंगे? खरीफ वाली फसलें, रबी वाली फसलें, जायद वाली फसलें या कृषिगत फसलें? तो आई होप आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता होगा क्योंकि अपन जनरली जो रबी की क्रॉप होती है वो क्या होती है? ठंड के अंदर सोविंग की जाती है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर के अंदर अपन सोविंग करते हैं रबी क्रॉप की, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर ये पक्का तैयार होती है। तो उन्हें क्या होती है? ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और वो फसलें कौन सी होती है? रबी की फसलें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जब भिंडी में कुछ पंक्तियों को कपास की फसल के चारों ओर उगाया जाता है तो कहते हैं। अगर आपके पास में जब भिंडी की कुछ पंक्तियों को कपास, जैसे कि कपास की क्रॉप है और उसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी भिंडी की जो अपन लगा देता है पंक्तियाँ या फिर क्रॉप लगा देते हैं तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? तो नकदी फसलें कहेंगे, कैच क्रॉप कहेंगे या ट्रैप क्रॉप कहेंगे या रक्षक फसलें कहेंगे? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो ट्रैप क्रॉप होती है क्योंकि जब कपास के अंतर्गत इंसेक्ट आता है तो वो कपास के अंदर अटैक ना करके भिंडी के ऊपर ही रुक जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? फांसू फसलें या ट्रैप क्रॉप कहते हैं। नकदी फसलें क्या होती है कि जो अपन ने डायरेक्ट सोविंग की, सोविंग से अपन प्रोडक्शन लिया और वह डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं। जैसे कि अपने पास में गन्ना हो गया, टोबैको हो गया, इसके साथ साथ ही अपने आलू हो गया, ये क्या होती है? नकदी फसलें होती हैं। और रही बात कैच क्रॉप की, कैच क्रॉप वो होती है कि जैसे कि अपनी मुख्य फसल है वो ख़राब हो जाने पर कम समय के लिए जैसे मूंग वगैरह उगा देते हैं। तो मुख्य फसल ख़राब होने के लिए, ख़राब होने पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपन कोई क्रॉप उगा देते हैं उसे क्या कहते हैं? कैच क्रॉप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गार्नर एवं एलार्ड के अनुसार गेहूं के लिए प्रदीप्त
काल होता है। जो फोटोपरियोडिज्म होता है या प्रकाश की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, गार्नर एवं एलार्ड के अनुसार। तो इसमें साइंटिस्ट का नाम दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या होगा, 11 से अधिक, है ना। 11 से अधिक की आवश्यकता होगी। कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि गेहूँ क्या है, रबी क्रॉप है। आप लोगों को बताया कि जो अपन सर्दी में सोविंग करते हैं वो क्या होती है, रबी क्रॉप। अब ये रबी के अंतर्गत बोएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये लंबे यानी कि सर्दियों में बोएंगे तो ये जब पकेगा तो क्या होगा, लॉन्ग दिन हो जाएंगे, लंबे दिन हो जाएंगे। तो उसके अंतर्गत प्रकाश की आवश्यकता इनको ज़्यादा होगी, 11 वाली। और मैंने पहले बता दिया कि जितनी भी खरीफ क्रॉप है वो क्या होगी, शॉर्ट डे, और जो भी रबी क्रॉप है वो क्या होगी, लॉन्ग डे। तो 11 घंटों से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी। और मैंने बताया कि शॉर्ट डे के अंतर्गत क्या है, 11 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो शॉर्ट डे कहलाते हैं। तो ये कि गेहूँ क्या हो जाएगी, एक तो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। और अगर गार्नर एलार्ड के अनुसार कितने होंगे, वो 11 घंटों से अधिक इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे साइंटिस्ट विशेष दे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो मुख्य मौसमी फसलों के मध्यांतर में उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं। तो अंतरा शस्य होती है, आकस्मिक फसल होती है, सीमांत फसल होती है, वर्धिकारक फसल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आकस्मिक फसल होती है उसे दो मुख्य फसलों के मध्यांतर में उगाई जाती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कैल्विन चक्र का प्रथम सी3 पौधे में कौन सा होता है ना। तो जो कैल्विन चक्र होता है, तो प्रथम उत्पाद जो सी3 प्लांट होते हैं, जैसे कि अपन ने अभी पहले बात किया गेहूँ वगैरह हो गया, है ना। तो पौधे के अंतर्गत कौन सा उत्पाद बनेगा, जो कैल्विन चक्र चलता है तो उसके अंतर्गत फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, या जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। तो एबीए होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, पीएमए होता है, या फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड होता है, या ओएए या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, या पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। जो 3 कार्बन वाला पीजीए बनता है इसके अंदर, है ना, 3 कार्बन वाला फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो सी3 पौधों के अंतर्गत कैल्विन चक्र के अंतर्गत पहला उत्पाद बनता है। पीएमए जो आपका कि फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए अपने वर्धी नियामक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एब्सिसिक एसिड होता है वो स्ट्रेस हार्मोन के रूप में होता है ना। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है वो भी आपका जो प्रकाश संश्लेषण है उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। चलो आज के जो 20 क्वेश्चन थे अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इससे ही आगे की सीरीज चलाऊंगा, जिसके अंतर्गत इससे आगे के क्वेश्चन जो भी जितने बनते हैं, जो आपके कृषि प्रवेश के अंतर्गत पूछे जाते हैं, डब्ल्यूओ के अंतर्गत पूछे जाते हैं, या जेट आईसीआर बीएचयू के अंतर्गत पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को अपन इंक्लूड करेंगे। तो यह सीरीज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताइए कि इनके अंतर्गत और कोई अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।